जो चीज़ें जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है वो एक है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रेनॉल्ड्स नंबर को जानने की ज़रूरत नहीं है, डैम्प्ड ऑसिलेशन को जानने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कार्नोट इंजन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, जिस तरह से आपको पता है कि मेंस की तरफ से एक सिलेबस रिवाइज हुआ है और अभी हमारे पास मेंस का पेपर की डेट भी घोषित हो चुकी है, तो सभी स्टूडेंट फोकस्ड तरीके से अगर उसको जाने और तैयारी करें तो उसमें उनको बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पर आपसे फिजिक्स सब्जेक्ट में बात करने के लिए आया हूँ। और जैसा आप लोगों ने फिजिक्स का सिलेबस देखा होगा, टोटल फिजिक्स के अंदर अगर हम एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखते हैं तो टोटल 20 यूनिट फिजिक्स के इसमें शामिल थी। और एक और हिस्सा इसमें आता है जिसको अपन कहते हैं एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट, यानी टोटल 21 पार्ट्स होते हैं जिससे कि टेस्ट पेपर फॉर्म किया जाता है। तो इसमें इस बार ये हुआ है कि जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसके संबंध में मैं बात बताना चाहता हूँ। 20 यूनिट जो थी कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि मेंस के सिलेबस से हटा दी गई, यानी इस तरह से आपके टोटल यूनिट्स जो बची है करने के लिए 19 यूनिट हो गई और एक 20वां आपके पास एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट हो गया। अब बाकी और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो दूसरा यूनिट आता है सबसे लास्ट में, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, जिसके अंदर की पीएन जंक्शन, डायोड और ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स होता है। उनमें से ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन जो है हटा दिया है। और इस टॉपिक के अंदर जहाँ तक आपको पता होगा कि लॉजिक गेट का एक सवाल बना ही रहता है, तो इस बात की संभावना है कि आपके पेपर में लॉजिक गेट का एक सवाल आएगा। फिर अगर अपन इससे जस्ट पहले के अगर अपन टॉपिक की बात करते हैं तो जैसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से टॉपिक से पढ़ाते होंगे, पर जो सिलेबस के नाम दे रखे हैं इसमें एक एटम न्यूक्लियर के नाम से टॉपिक दे रखा है, एक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि जो मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से अपन टॉपिक पढ़ाते हैं, मेंस के सिलेबस में उनके नाम कुछ इस तरह से नहीं है। उसमें एक नाम दे रखा है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, और दूसरा जो टॉपिक होता है इसके अंदर एटम और न्यूक्लियर, यानी कि इसके अंदर मॉडर्न न्यूक्लियर दोनों मिक्स है एटम एंड न्यूक्लियर के नाम से। तो एटम और न्यूक्लियर वाले पार्ट में से इस बार हटा दिया गया रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, अल्फा बीटा गामा डिके डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरह से अब आपके पास में उसमें जो बचा हुआ टॉपिक है वही है एक्सरे है और बोर मॉडल हो गया, और उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड सवाल, फिशन और फ्यूजन की प्रोसेस हो जाएगी। तो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट को इसमें से हटा दिया गया है। जहाँ तक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वाली जो बात थी, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ का आप अगर ध्यान से अध्ययन किए होंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसा मान लीजिए कि शॉर्ट एक लॉजिक गेट का सवाल पक्का है, एक डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन पक्का आता ही रहता है। इसमें डेविसन एंड जर्मर एक एक्सपेरिमेंट था, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कम पढ़ते हैं, तो अच्छी बात है उनके लिए। जहाँ तक रही बात ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर भी अपन देखते हैं कि मेंस के पेपर के अंदर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। इस बार उन्होंने सिलेबस से इसको हटा दिया है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो टॉपिक है अपने पास प्रिज्म के अंदर जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला पार्ट है वो भी नहीं आ रहा है, तो वो भी जनरली बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑप्टिक्स में से हट चुका है, माइक्रोस्कोप हट चुका है, टेलीस्कोप हट चुका है, यानी बेसिक जो आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, जो आपको अच्छा लगता है वही वाला हिस्सा ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में आ रहा है। अगर और हम पीछे टॉपिक में जाते हैं, ईएम वेव में इस बार एक डिस्प्लेसमेंट करंट को भी शामिल किया है, और एज सच ईएम वेव का भी एक क्वेश्चन रहता है। अगर मैं मैंने फेवरेट और छोटे टॉपिक में से बात करूंगा तो उसमें से ईएम वेव भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका लगभग हर साल एक क्वेश्चन रहता है। एक ईएम वेव का सवाल, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का सवाल, और एक लॉजिक गेट से रिलेटेड सवाल कोई क्वेश्चन रहता है। लॉजिक गेट का भी हो सकता है, डायोड का भी हो सकता है, जनरली लॉजिक गेट का ज़्यादा चांस रहता है। और अल्टरनेटिंग करंट वाले जो पार्ट है उसके अंदर क्वालिटी फैक्टर हटा दिया गया है। क्वालिटी फैक्टर वाला पार्ट थोड़ा कठिन रहता है, तो क्वालिटी फैक्टर वाला पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया गया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस वाला जो पार्ट हम पढ़ते हैं उसमें भी जो हिस्टेरिसिस लूप वाला जो पार्ट आता है वो पार्ट हटा दिया गया है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, इससे रिलेटेड थ्योरी का जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। और इसके अलावा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो पार्ट होता है वो भी बच्चों को भी काफ़ी टफ लगता है,
जिसमें एंगल ऑफ डिप वाला जो पार्ट हम पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये वाला जो पार्ट है ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब उसके अंदर पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में लिखा हुआ है कि वो तो आएगा, है ना। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड बात है वो टॉपिक के अंदर शामिल है, और बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रहेगा, पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसमें से हटा दिया है। फिर इसके बाद एक यूनिट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है इसमें भी कई बच्चों को पोटेंशियोमीटर में दिक्कत आती है। पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट भी IIT मतलब मेंस के सिलेबस से बाहर हो चुका है, ये भी एक खुशी की बात है। यानी कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट बचा है वो अमीटर वोल्ट मीटर का रह गया है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं अगर हम देखते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जनरली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक इस इंस्ट्रूमेंट का रहता था, अगर अपन ने इसको हटा दिया तो अपना एक इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर के आने के चांसेस है। मेरा ऐसा मानना है कि गैल्वेनोमीटर का अमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। एक और टॉपिक ऑसिलेशंस एंड वेव्स के नाम से आता है, यानी SHM, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, इसको मिला करके एक यूनिट मानते हैं। तो ऑसिलेशंस एंड वेव वाले टॉपिक में भी काफ़ी चेंजेस हैं। एक तो डॉपलर इफेक्ट जो होता है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही टॉपिक होता है, बच्चों को अच्छा स्कोर भी मिलता है, पर उन्होंने इस बार डॉपलर इफेक्ट हटा दिया है। साउंड वेव का जो डॉपलर इफेक्ट है वो सिलेबस से बाहर हो गया है। और उसके अलावा अगर हम बात देखें तो ऑसिलेशन SHM वाला जो चैप्टर होता है उसके अंदर बच्चों को डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये वाला पार्ट में दिक्कत आती है। मेंस के सिलेबस में इसका अक्सर सवाल आता जाता रहता है, ये भी हटा दिया गया है। यानी अब आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन भी एग्जाम में नहीं आएगा और डॉपलर इफेक्ट का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल SHM के क्वेश्चन होंगे, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव के नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब, और ये टॉपिक हट गया है। ज़्यादातर फेवरेट के अंदर एक रेजोनेंस कॉलम ट्यूब के जो वाइब्रेशन वाले सवाल होते हैं वो रहता है साउंड वेव के अंदर, उस टॉपिक में से आ सकता है। और सिंपल वेव की स्पीड, वेव की इक्वेशन वाले सवाल होंगे, कोई भी होगा तो, है ना। तो ये वेव्स एंड ऑसिलेशन टॉपिक के संबंध में बात हो गई। फिर अगर अपन और सब टॉपिक देखें तो KTG वाला जो चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें भी मेंस के जो पेपर के अंदर हम अक्सर देखते थे कि कार्नोट साइकिल और कार्नोट इफिशिएंसी का एक न एक सवाल डेफिनेट रहता था, पर इस बार इन्होंने इसको हटा दिया है। यानी कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल का प्रश्न अब नहीं आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेसिक लॉ वाला बेस्ड एक PV डायग्राम का सवाल, डायग्राम को कन्वर्जन वाला सवाल अक्सर आया करता है। तो मेरा मानना है कि आप इस तरह से इस पर फोकस कर सकते हैं। कार्नोट इंजन कुछ बच्चों को कठिन भी लगता है, खासकर जो IIT की तैयारी करते हैं। IIT के सिलेबस में नहीं था, मेंस के सिलेबस में था पहले, तो अभी मेंस के सिलेबस से भी कार्नोट इंजन हटा दिया गया है, एफिशिएंसी वाला पार्ट हटा दिया है। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर चेंजेस हो गए हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, जिसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, ये जो टॉपिक होते हैं, इनमें से रेनॉल्ड्स नंबर वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया। रेनॉल्ड्स नंबर बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो वही वाला पार्ट इसमें से हटा दिया गया है। बाकी जो आप पढ़ते हो नॉर्मल वही का वही है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हटा दिया गया है। और बाकी मेरे हिसाब से मतलब कोई खास चेंजेस नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट के संबंध में सिर्फ ये लिखा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हटा दिया है। तो जो सैटेलाइट वाला सवाल है कोई आ सकता है जियो स्टेशनरी के नाम से, तो नहीं आ रहा है स्पेसिफिक। और हम पीछे वाले चैप्टर में जाएंगे तो बाकी के चैप्टर के सिलेबस लगभग सेम ही है। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में भी कोई खास चेंज नहीं है, और रोटेशन वाले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, वर्क पावर एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, और काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ में कोई चेंज नहीं है। पहला चैप्टर जिसको अपन फिजिक्स एंड मेजरमेंट के नाम से पढ़ा, मतलब मेंस के सिलेबस में लिखा जाता है, उसमें से भी जो चीज़ें हटाई है वो कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हटाई जो कि कोई अपन जानते नहीं है, जैसे फिजिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी का और सोसाइटी का क्या इफेक्ट है, इससे जुड़ा पहले भी कोई सवाल नहीं आता था। ऐसा कुछ हटाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यूनिट एंड डायमेंशन में अभी भी यूनिट एंड डायमेंशन शामिल है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स
वगैरह है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एरर वाला पार्ट अभी भी इसके अंदर है, यानी ये टॉपिक आपके इसमें अभी भी रहेंगे। तो जो टॉपिक सब टॉपिक इसमें लिखे हैं उसका कोई यूज़ नहीं है सच इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आपके जो टेस्ट पेपर के अंदर जो मेनली हटाने वाले टॉपिक हैं जिसमें से आप उनके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक और बात मेरे को ध्यान आई, जो हीट ट्रांसफर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का भी एक क्वेश्चन आता रहता था, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग भी सिलेबस से हटा दिया गया हीट ट्रांसफर में से। तो एज सच आप जो चीज़ें जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है वो एक है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा रेनॉल्ड्स नंबर को जानने की जरूरत नहीं है, डैम्प्ड ऑसिलेशन को जानने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्नोट इंजन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और डॉपलर इफेक्ट को जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके आपके लिए कुछ वक्त उन्होंने बचा दिया है मेहनत करने की दिशा में, जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जानने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियोमीटर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिविजन जर्मर वाले पार्ट पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी वाला जो पार्ट था इसमें भी काफ़ी टाइम बच्चों को लगता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पढ़ने में, ये वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज सच काफ़ी कुछ इस तरह से था जो कि थोड़ा बहुत बच्चों के लिए टफ भी पड़ता था, और अब उनके लिए ये चीज़ हट गई। तो एक तरह से ये उनके रिलैक्सेशन की बात हो गई कि वो इन चीज़ों को हटा करके मेहनत कर सकते हैं। मैं जितना हम फोकस टारगेटेड पढ़ाई करेंगे उतनी हमें सफलता मिलेगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपकी परीक्षा के लिए। अब आने वाले दिनों का अच्छे से इस्तेमाल करें और अपनी सफलता के कदम आगे बढ़ाएं।